नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के टेट गुरु एग्ज़ाम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये वीडियो है सीटेट के बाल विकास की। दोस्तों, जो बाल विकास को समझ लिया उसे सीटेट क्रैक करना एकदम आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर अगर ये नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन बी बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन सी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ और ऑप्शन डी वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है। तो दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले समझना पड़ेगा कि बाल विकास या बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है। यदि ये बात आप समझ जाएंगे तो आपको ऑप्शन अपने आप इसमें से इन ऑप्शन में से आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है कि शिक्षा ग्रहण करने में या शिक्षा में विद्यालय होता है, पुस्तक होते हैं, शिक्षक होते हैं और बच्चा होता है, शिक्षार्थी होता है। तो बाल केंद्रित का मतलब होता है कि सर्वे सर्वा कौन होता है? बालक होता है। अर्थात बालक जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा वह स्वतंत्र रूप से करेगा, खुद करके करेगा और इसमें शिक्षक केवल और केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो बच्चा स्वयं करके सीखेगा, हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से सीखेगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तो प्रतिबंधित परिवेश हो गया, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, बच्चों का एक कोने में बैठना। अब बच्चा एक कोने में बैठेगा तो वो सक्रिय कहाँ से रहेगा? स्वतंत्र कहाँ से है या करके कहाँ सीख रहा है? इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन सी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। देखिए ऑप्शन दिया कि बच्चों के लिए हस्तपरक मतलब बालक खुद अपने हाथ से करके सीख रहा है, तो करके सीख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। क्योंकि करके सीखने में क्या होता है? बालक को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, बच्चा अपनी इंद्रियों का अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करता है। और चौथा ऑप्शन वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को खेल पसंद होता है। यदि आप खेल के माध्यम से अधिगम कराएंगे तो वो बच्चा जल्दी से और बेहतर सीखेगा। तो इसमें दे रखा कि वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो दोस्तों, सही ऑप्शन क्या होगा? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है? प्रश्न हमारा है कि सबके लिए शिक्षा, इन चार ऑप्शन में से किसके लिए एक प्रचार मात्र हो सकती है, प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला है पृथक शिक्षा। पृथक शिक्षा का मतलब है किसी विशेष लोगों के लिए एक अलग शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक ही छत के नीचे, एक ही कक्षा में एक साथ सभी बालकों को शिक्षा देना, चाहे वो बालक प्रतिभाशाली हो, चाहे वो बालक पिछड़ा बालक हो, चाहे वो बालक किसी अन्य क्षेत्र से आता हो, उसकी संस्कृति अलग हो, कोई भी हो, सभी बालकों को एक क्लास में एक कक्षा के नीचे पढ़ाना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। और तीसरा है सशक्तिशील शिक्षा और चौथा है सहयोगात्मक शिक्षा। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर तो निकल के आ ही गया कि सभी के लिए विद्यालय में शिक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचार वाक्य हो सकता है? तो वो ऑप्शन क्या होगा? सबके लिए शिक्षा की बात कौन करता है? तो करता है समावेशी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो अल्बर्ट बंडूरा की बात हो रही है।
ऑप्शन देखिए नंबर 1, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तीसरा, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और चौथा, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है? तो अल्बर्ट बंडूरा का मानना है कि बालक समाज से सीखता है और समाज में किसी एक व्यक्ति को अपना क्या मान लेता है? आइडियल मान लेता है, और फिर उसी के हाव भाव, उसी के चाल चलन, उसी के व्यवहार को अपना करके वो अपना विकास करता है। तो इसमें दिया हुआ क्या? ऑप्शन 2, बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग अर्थात प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। तो यह दोस्तों इसमें आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इससे पूछ रहा कि अधिगम को जो प्रभावित करने वाले 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरणीय है? पहला ऑप्शन रवैया, दूसरा ऑप्शन प्रेरणा, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी व्यक्तित्व लक्षण। तो जी हाँ दोस्तों, रवैया इसको बोलते हैं एटीट्यूड, ये आपके शरीर से संबंधित है। प्रेरणा ये भी शरीर से संबंधित और आंतरिक है। व्यक्तित्व लक्षण ये भी शरीर से संबंधित आंतरिक ही एक तरीके से है। लेकिन ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है? विद्यालय। तो विद्यालय कैसा होगा? पर्यावरणीय होगा। विद्यालय कैसा होगा? पर्यावरणीय होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्यालय। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है? तो किस अवस्था में ऐसा होता है कि बच्चे किसी भी विषय वस्तु का अस्थायित्व को तो पहचान लेते हैं? तो कौन सा होगा? नंबर 1, संवेदीगामक अवस्था, नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जी हाँ दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष संवेदीगामक होती है, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक होती है, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक होती है और 11 से 15 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। जो संवेदीगामक अवस्था उसमें बालक प्रत्येक चीज़ को अपनी संवेदना के माध्यम से या हाथों के माध्यम से ही उसको समझ कर पाता है। उसमें कोई बहुत विशेष मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? वस्तु अस्थायित्व जो गुण होता है वो आता है बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि चलती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्षों तक। ये चलती है 0 से 2 वर्ष तक। और मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष तक और अमूर्त होती है 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु अस्थायित्व का जो गुण होता है वो उत्पन्न होता है कब? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी जे.बी. वाटसन, ऑप्शन डी लेओ वाइगोत्स्की। क्या दोस्तों बताइए? तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा थॉर्नडाइक। अभ्यास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये मानते थे कि किसी भी कार्य में जो त्रुटियां होती हैं वो अभ्यास के माध्यम से कम की जा सकती हैं।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। ऑप्शन, एक सरल प्रक्रिया है, बी परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, सी एक सामाजिक प्रक्रिया है, डी केवल औपचारिक अन्वेषण द्वारा ही हो सकता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसी शिक्षा जो किसी एक माध्यम से ही ना होती हो। जैसे शिक्षक क्लास में आया और आपके पढ़ा करके आपको चला गया, और बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड से सुनते हैं और वाइट बोर्ड से उतार करके पढ़ते हैं। तो ये प्रगतिशील शिक्षा नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है कि एक नहीं कई तरीकों से बालक शिक्षा को ग्रहण करता हो, और उस शिक्षा को ग्रहण करने में नए नए तरीकों का प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो शिक्षण विधियाँ हो, या फिर कक्षा हो, कक्षा से बाहर हो, समाज में हो, इनमें कहीं से भी अगर वो सीखता है तो वो किसके अंतर्गत आती है, तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो कह रहा है कि एक सरल प्रक्रिया है, नो। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, नो। केवल औपचारिक अवसर द्वारा दिया जा सकता है, ये भी गलत। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? मैं समझता हूँ सही ऑप्शन होगा यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर 8वां प्रश्न है, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? अधिगमकर्ता किस में कार्य कर रहे हैं? समूह में कार्य करते हैं। तो किस कक्ष की विशेषताएं हैं? नंबर 1 व्यवहारवादी कक्ष, नंबर बी या 2 सामाजिक संरचनावादी कक्ष, सी शिक्षण केंद्रीय कक्ष, और डी पाठ्यपुस्तक केंद्रीय कक्ष। तो प्रश्न हमारा बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बैठने की व्यवस्था में क्या हो? लचीलापन हो। कहने का मतलब है कोई कहीं भी इधर उधर ऐसे वैसे किसी भी तरीके से उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अधिगमकर्ताओं के समूह में कार्य करना। जो अधिगमकर्ता हो किस में कार्य करते हैं? समूह में काम करते हैं या कार्य करते हैं। इसका मतलब एक नहीं, एक के साथ कई लोग मिल करके किसी कार्य को करते हैं। इसका मतलब है इस प्रकार का जो अधिगम होगा वो कौन सा अधिगम होगा दोस्तों? तो होगा सामाजिक संरचनावादी कक्ष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक समावेशी कक्षा वह है जो, ऑप्शन ए तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। ऑप्शन बी समस्याओं के अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। सी विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तक से ही पढ़ाते हैं। डी अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविध पूर्ण एवं सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो एक समावेशी कक्षा कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, आप खुद से थोड़ा दिमाग लगा के बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला कह रहा है कि समावेशी कक्षा वह नहीं होती कि बच्चा हम तब तक पुनरावृत्ति आकलन करते रहेंगे कि बालक अपने न्यूनतम श्रेणी को प्राप्त कर ले। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। आइए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? समस्याओं के अधिकाधिक समाधान करने के लिए, समस्या केवल समाधान करने के लिए संभावना की जिससे बच्चे की सक्रिय भागीदारिता रहती है। तो ये भी ऑप्शन बहुत विशेष नहीं है। विद्यार्थियों का भार कम करने के अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तक को पढ़ाता है, यह भी ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविध पूर्ण, देखिए अध्यापक जो है प्रत्येक अधिगमकर्ता, क्योंकि कक्षा समावेशी कक्षा में अनेक प्रकार के बालक होते हैं। उसमें पिछड़ा बालक भी होता है, मंद बुद्धि का बालक भी होता है, उसमें प्रतिभाशाली बालक भी होता है, उसमें कुछ बाल अपराधी बालक भी होते हैं, हर प्रकार के बालक होते हैं। तो कह रहा है कि उनके लिए अध्यापक क्या कि विविध प्रकार विविध पूर्ण अधिगमकर्ता के लिए क्या विविध पूर्ण सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु क्या करता है? परिवेश का निर्माण करता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही है, क्योंकि जैसे बालक उनके हिसाब से
और उनके लिए परिवेश का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिसलेक्सिया, तो ऑप्शन है सोच, थॉट, पढ़ना, सी गायन, डी चलना। जी हाँ दोस्तों, सबको पता चल गया होगा डिसलेक्सिया जो है वो किस संबंधित है, तो वो पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने में किसी प्रकार का जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला, रटने की दक्षता का परीक्षण, बी पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता का मापन, सी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, डी पूरे देश में बच्चों की तुलना करके मापदंड बताना। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बात तो रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं करना, क्योंकि रटने पर बल नहीं देता। एनसीएफ 2005 हो चाहे एनसीएफ 2020 हो, कोई भी हो, रटने पर बल नहीं देते हैं। तो ऐसा कहीं ऑप्शन मिलता है तो क्या होगा? गलत होगा। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता का मापन करना, याद करने की क्षमता का मापन भी क्या ऑप्शन क्या होगा? गलत है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करके मापदंड बताना। या दोस्तों, ये भी कभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सपोर्ट नहीं करती कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे से क्या करे, तुलना करके कोई मापदंड बनाया जाता है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। राष्ट्रीय मूल्यांकन का मतलब होता है कि मूल्यांकन करने का मतलब यह कि बालक ने कितना सीखा और कितना अभी सीखना बाकी है, और अगर बाकी है उसमें कहाँ दिक्कत, किस प्रकार की दिक्कत आती है, तो उसमें क्या करना? बच्चे की मदद करना। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशी या समावेशन का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, बी अनुचित प्रयास व अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, सी भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, डी भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर देना। तो कह रहा है भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। समावेशी का मतलब होता है सबको क्या करना है? भागीदारी का समान अवसर देना है, जबकि इसमें क्या लिखा है? असमान। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। भेदभाव को बढ़ावा देना, जी हाँ, देख रहे हैं समावेशी शिक्षा हमने कहा था कि एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में हर प्रकार के बालक, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र का बालक हो, उसकी संस्कृति अलग हो, भाषा अलग हो, कोई भी हो, हर बालक को हम एक कक्षा के नीचे एक ही विद्यालय में अगर पढ़ाते हैं तो कक्षा कैसे कहलाएगी? समावेशी कक्षा कहलाएगी। तो भेदभाव को बढ़ावा देना, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन क्या? गलत है। अनुचित प्रयास, कौन सा प्रयास? अनुचित प्रयास दे रखा है। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। अगर अनुचित प्रयास हो रहा या फिर अलगाव पैदा करने की कोई चीज़, अगर उसको आप अनदेखा करेंगे तो ये भी समावेशन के गुण नहीं हैं। तो सही क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर, वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी संस्कृति से आता हो, उसको इग्नोर करते हुए सबको क्या करना? अपनाना है। क्या है? समावेशन है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। ऑप्शन क्या है? हर विद्यार्थी को पहचानने और उनका सम्मान करें, बी प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें, सी शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, ऑप्शन डी कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो एक प्रश्न हमारा यही है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी, मतलब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, कोई गांव से हो, कोई शहर से हो, कोई बहुत बैकवर्ड एरिया से हो, या फिर कोई दूसरी भाषा बोलने वाला हो। ऐसे बालक हैं
तो ऐसे विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कि हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करे। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है कि हर बालक को पहचाने और उसका क्या करे, सम्मान करे। एक शिक्षक अगर है तो ऑप्शन बी, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव को प्राथमिकता दे। तो प्रभुत्वशाली समूह का मतलब है कि उसमें कुछ ऐसे बालक हैं जो काफ़ी अपर कास्ट के हो सकते हैं या फिर पढ़ने में बहुत बेहतर हैं, तो उनके अनुभव क्या करें, प्राथमिकता दें, बाकी लोगों को प्राथमिकता ना दें। तो ये कक्षा में अलगाव पैदा करती है, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। शिक्षण सामग्री में विविधता को शामिल करें, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन पहले की अपेक्षा ये सही नहीं है। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होता है। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा कि हर विद्यार्थियों को क्या करे, पहचाने और उसका सम्मान करे, उनकी संस्कृति का सम्मान करे। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है प्रोत्साहित, बी ऑप्शन अनदेखा, सी ऑप्शन दंडित, डी ऑप्शन अवरुद्ध। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसका आंसर तो मिल ही गया होगा। सहज अनुमान लगाने के लिए एक शिक्षक को बच्चों क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस तरह के पाठ्यपुस्तक को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? बालक की विफलता को किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके उन्हें कम कर सकते हैं? तो पहला है जो अधिक चुनौतीपूर्ण हो, जो इनको समाज संदर्भ से जुड़ा हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अमूर्त से सरल की तरफ, तो ये भी ऑप्शन क्या है, क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। किसी भी बालक को अगर सिखा रहे हैं तो सबसे क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना चाहिए, सरल से कठिन की तरफ चलना चाहिए, निकट से दूर की तरफ चलना चाहिए। जबकि ऑप्शन क्या कह रहा है कि अमूर्त से सरल की ओर, तो ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक होती है, ये भी ऑप्शन क्या है, मतलब उनके दैनिक जीवन से जुड़ा ना हो या उनके लिए उसका कोई मतलब ना हो, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। हम ऐसे चीज़ों को कह रहा है कि उसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें लाएं कि जो बालक के जीवन में उसका महत्व हो, उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सके, और साथ ही साथ वो जो आप पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं उस बालक के समाज से, उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तो बालक उस चीज़ को आराम से सीख सकता है और फिर सफलता हासिल कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन क्या है, सही है। और जो अधिक चुनौतीपूर्ण हो, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 15 प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।